हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, उत्तराखंड सीएम रावत रिजाइन्स। उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है वहां के सीएम ने रेजिग्नेशन वहां के गवर्नर को सौंप दिया है। कुछ इशू थे जो चीफ मिनिस्टर और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के जो मिनिस्टर्स थे उन सबके बीच में, इसीलिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। अब वहां पर नए सीएम इलेक्ट होंगे, अपॉइंट होंगे, सॉरी इलेक्ट नहीं अपॉइंट होंगे। तो ये तो देखो पॉलिटिक्स की बात हो गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री हम थोड़ा सा जाने और सीएम जो वर्ड है उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स को जाने। उत्तराखंड एक नया स्टेट नवंबर 2000 में बनता है। नवंबर 2000 में बनता है नया स्टेट उत्तराखंड। उसकी एक हिस्ट्री रही हुई है। अभी तक सिर्फ एकमात्र एक ऐसे सीएम है, चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं वहां के, जिन्होंने अपनी टर्म को कंप्लीट किया। नहीं तो उसके अलावा कोई भी चीफ मिनिस्टर वहां पर अपनी टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो उस चीफ मिनिस्टर का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताना है, कमेंट करके, कि उस चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है जिन्होंने अपने टर्म को कंप्लीट किया था। ये हमने उत्तराखंड के बारे में जाना। अब देखो दूसरी बात है सीएम। चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है? देखो, चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवाता है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन देता है गवर्नर को। ये बात क्लियर। दूसरी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, किस तरीके से उसका सिलेक्शन होगा, कैसे उसका प्रोसीजर है, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। सिर्फ आर्टिकल 164 में यह बोला गया है कि जो चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नर किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा। अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो पार्टी जिसका नाम सजेस्ट करती है उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन मान लो किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, कोएलिशन की गवर्नमेंट मिल रही है, तो फिर दो तीन पार्टी जो कोएलिशन में मिली हुई है वो बैठ करके डिसाइड करती हैं कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो ये चीफ मिनिस्टर, मान लो अगर कोई व्यक्ति के पास में क्या नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्यता नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, तो क्या वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट। लेकिन एक शर्त है, उसको 6 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये हमने सीएम के बारे में और उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस डिले इन सेटिंग अप एनवायरमेंट रेगुलेटर। 2011 का एक केस है। देखो 2011 का लाफार्ज उमियाम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको लाफार्ज माइनिंग केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था इस केस में। जब उन्होंने अपने मतलब जजमेंट दिया था तो उन्होंने एक डिसीजन, एक ऑर्डर भी पास किया था कि गवर्नमेंट को 2011 के बाद में एक नेशनल रेगुलेटर को अपॉइंट करना होगा सेंटर के द्वारा। और ये रेगुलेटर क्या करेगा? ये अप्रेजिंग प्रोजेक्ट्स, एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर अप्रूवल एंड टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन पोल्यूटर्स, ये सब कुछ काम करने वाला था ये रेगुलेटर। लेकिन प्रशांत भूषण ने अब दोबारा से इस बात को उठाया है और उन्होंने बोला है कि देखो, अभी तक 2011 में कोर्ट ने बोला, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी अपॉइंट नहीं किया गया है। उसी को लेकर के हमारे सीजेआई ने, शरद ए बोबड़े ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से ये पूछा और उन्होंने बोला कि आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करो और जो रिपोर्ट आती है उसको कोर्ट में लेकर के आओ। ठीक है, यहां पर देखो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक वर्ड और बोला, वाइल्ड लाइफ बोर्ड फॉर इंडिया, कि इसकी मीटिंग भी पिछले 6 साल में नहीं हुई है। तो किस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर पाएंगे? तो ये जो टर्म है ना वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं। देखो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको 2014 में इसकी मीटिंग हुई, इसके बाद में अभी तक इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 5A के तहत इसको बनाया गया है। ये वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनको रिव्यू करता है। नेशनल पार्क और इसके अलावा सेंचुरी जो होती हैं उनके अराउंड और उनके अंदर जो भी प्रोजेक्ट बनने होते हैं उनको अप्रूवल देने में अपेक्स बॉडी है वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो
प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, और इसके वाइस चेयरमैन होंगे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। इस बोर्ड में 47 मेंबर होते हैं, और उस 47 मेंबर में 19 जो मेंबर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि इस बोर्ड का नेचर कैसा है, मतलब ये जो सलाह देता है गवर्नमेंट को वो बाइंडिंग होती है, नॉन बाइंडिंग होती है, इसका एडवाइजरी नेचर है या फिर कैसा नेचर है। बाइंडिंग क्या होती है, अगर कोई सलाह किसी के द्वारा दी जा रही है तो उसको मानना होता है बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग मानना जरूरी नहीं है, सलाह सुनी, अच्छी लगी तो मानी, नहीं मानी तो नहीं मानी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका नेचर कैसा है, एडवाइजरी नेचर है या फिर किसी दूसरे टाइप का बाइंडिंग वाला नेचर है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, विडोज होते हैं, उनको पेंशन दी जाती है। तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट को ये जो पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसको इंक्रीज करना चाहिए, मतलब जो पेंशन दी जाती है वो काफ़ी कम है, समय के साथ में उसमें बदलाव की जरूरत है। तो अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन सी पेंशन देती है डिसेबल्ड पर्सन्स को, विडोज को, और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको। जो बीपीएल हाउस होल्ड में आते हैं सीनियर सिटीजन्स, उनको 200 से 500 रुपए पेंशन देती है पर मंथ गवर्नमेंट। विडो पेंशन स्कीम, ऐसी कोई औरत विमेन जिसकी एज 40 से अबव हो, बीपीएल हाउस होल्ड में आती हो, उसको पर मंथ 300 से 500 रुपए दी जाते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन, 18 से 79 एज की कोई व्यक्ति हो और उसको सीवियर या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो, बीपीएल हाउस होल्ड में वो आता हो, 300 पर मंथ रुपए उस पर्सन को पेंशन दी जाती है। फैमिली बेनिफिट, 18 से 59 साल का कोई व्यक्ति बीपीएल हाउस होल्ड हो और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 20,000 रुपए का सपोर्ट दिया जाता है। ऐसा कोई सीनियर सिटीजन जिसको कोई भी पेंशन स्कीम का कोई फायदा नहीं मिलता तो उसको पर मंथ 10 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सहायता की जाती है, लेकिन उस रिपोर्ट में कमेटी के द्वारा ये बोला गया, रिकमेंडेशन दी गई है कि गवर्नमेंट को इन पेंशन को जो दी जाती है वो काफी कम है, उसको इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना बजट पास किया है और उसमें ये बोला है कि वो चाहते हैं, उनका ड्रीम है कि 2048 का जो ओलंपिक गेम्स हो वो उनके दिल्ली ऑर्गेनाइज करवाए। देखो जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं और 2020 में भी ओलंपिक गेम्स टोक्यो जापान में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उनको रद्द कर दिया गया। उन्होंने ये बोला है कि जो उनका बजट है वो 75 इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से और फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन, एक विजन फॉर इंडिया एट 2047, इन सब से इंस्पायर्ड है उनका बजट। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट जो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था उसने एक ऑर्डर पास किया है हाल फिलहाल में। उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क को प्रॉपरली नहीं पहनता है तो उसको प्लेन से भी उतारा जा सकता है। मतलब एक जज हैं, उन्होंने अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर किया है कि 5 मार्च 2021 को वो कोलकाता से न्यू दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखा था, लेकिन मास्क को सिर्फ अपनी चिन को कवर कर रखा था, नोज और माउथ ओपन था। और कोविड-19 के केसेस जिस तरीके से दोबारा से बढ़ रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, जो मास्क है उसको प्रॉपरली वियर करना चाहिए। तो इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको स्ट्रिक्ट करना होगा और क्या करना होगा कि अगर कोई व्यक्ति प्लेन से ट्रेवल करता है और अगर वो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उनको नो फ्लाई वाली लिस्ट में एडवांस डाला जा सकता है, क्योंकि रूल्स अगर टाइट होंगे, हार्डर होंगे, तभी लोग इन सबको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, यूएपीए क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत 2015 से 2019 तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, उनके डाटा सामने आए हैं। तो देखो 1226 केस रजिस्टर्ड हुए थे और 1948 लोगों को 2019 में क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। समय के साथ में रेगुलर केस भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार करना भी बढ़ता जा रहा है। यूएपीए एक्ट जो है वो 1967 का एक्ट है, 2019 में इसको अमेंड किया गया था। पहले सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिज्म को फैलाता है तो उसको
आतंकवादी घोषित किया जाता था, लेकिन अब स्पेशली कोई पर्सन, कोई व्यक्ति भी अगर आतंकवादी संबंधी गतिविधियों में शामिल है तो उसको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। शक के आधार पर भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि किस राज्य में कितने केस सबसे ज़्यादा दर्ज हुए, तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। और अगर गिरफ्तारी की बात करें, अरेस्ट की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे वैक्सीनेशन को लेकर के डाटा है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 31 जुलाई तक हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने एक टारगेट फिक्स किया था कि हम 31 जुलाई तक 400 मिलियन डोजेस का टारगेट है हमारा। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे ना, तो हम हमारा जो टारगेट 31 जुलाई तक फिक्स किया है 400 मिलियन डोजेज का, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। फेज फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो इंडिया की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो काफ़ी कम थी। हालांकि सेकेंड फेज में हमने अचीव करने की कोशिश की है और इसी की वजह से हम ये बोल पा रहे हैं कि 31 जुलाई तक जो हमने टारगेट फिक्स किया था उसका सिर्फ और सिर्फ 45% ही हम अचीव कर पाएंगे 31 जुलाई तक, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो। और अगर हमें हमारे टारगेट को अचीव करना है तो बचे हुए दिनों में हमें 25.9 लाख डोजेज पर डे देनी होंगी। और इस रेट से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हम हमारे टारगेट को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, नेशनल एवरेज जो है उससे तुलना अगर करें स्टेट एवरेज का, तो कई स्टेट्स की हालत बहुत खराब है। कई स्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, कई स्टेट ने फेज फर्स्ट से फेज सेकंड की तुलना में भी काफी अच्छा इंप्रूव किया है। या देखो, पंजाब, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी और तेलंगाना, इनमें जो है वो नेशनल एवरेज की तुलना में जो एवरेज है वो काफ़ी कम है। ठीक है। तमिलनाडु और उत्तराखंड की बात करें तो इनमें फेज फर्स्ट में तो लोअर था नेशनल एवरेज की तुलना में, लेकिन फेज सेकंड में इन्होंने इंप्रूव किया है। कर्नाटका और हरियाणा में फेज फर्स्ट में बेटर था, लेकिन फेज सेकंड में वर्सन हुआ है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेट अगर नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग चले तो हम इस टारगेट को इजीली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड। हाँ देखो, इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेट पार्टीज है और नेशनल पार्टीज है उनको टाइम दिया है कि आप दूरदर्शन के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर आपको जो टाइम दिया जाता था ना कि आप अपना प्रचार प्रसार ऑनलाइन कर सकते हो, वो उसको डबल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ये कंसेशन देने लगा था 2020 से, जब बिहार असेंबली इलेक्शन हुए थे। तो अभी हमारे यहाँ पर असेंबली इलेक्शन जिन स्टेट्स और यूटीज में है उनमें स्टेट पार्टी को और रजिस्टर्ड नेशनल पार्टीज को छूट दी गई है, उनका टाइम बढ़ा दिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में इस समय नेशनल पार्टी कितनी है और उनका क्या क्या नाम है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा जो हमारा स्टेट है उसने बोला है कि वहां पर जो, एक सेकेंड, उड़ीसा जो हमारा स्टेट है वहां पर एक्सीडेंट की वजह से जो यूथ है उसकी काफ़ी डेथ हो रही है। इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो भी सेफ्टी लॉज हैं उनको, रोड सेफ्टी लॉज को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट, ताकि जो डेथ हो रही है उनको कम किया जा सके। 2019 के रोड एक्सीडेंट के डाटा सामने आए हैं कि 18 से 45 साल के जो लोग थे वो 76% थे और 41% ऐसे लोगों की डेथ हुई जो टू व्हीलर राइडर्स थे और उन्होंने हेलमेट कैरी नहीं कर रखा था। तो इन सब को लेकर के जो टारगेट है, जो रोड सेफ्टी लॉज है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ठीक है। देखो, अगर हम बात करें 2020 की, 2020 में जो रोड एक्सीडेंट है वो काफ़ी कम हुए हैं। उसका मेन कारण है कोविड-19 पेंडेमिक, क्योंकि इसकी वजह से जो व्हीकल्स का मूवमेंट था वो काफ़ी कम हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखो, उज्बेकिस्तान एक कंट्री है, उसको, उसके बीच में और हमारे इंडिया की जो आर्मी है उसके बीच में एक्सरसाइज होगी 10 सेकेंड। ये एक्सरसाइज होगी 10 से 19 मार्च के बीच में, और इसमें इंडिया जो आर्मी जो है वो अपनी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म स्किल्स, इन सब को शो करेगी। ठीक है। उज्बेकिस्तान एक जो मिडिल एशिया जो है
एक तरीके से वहां पर एक इंपोर्टेंट कंट्री है और काफी इंपोर्टेंस है इंडिया के लिए इस कंट्री का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, फॉरेन पेज से लास्ट में हमारे लिए नेक्स्ट न्यूज है। देखो, श्रीलंका, इंडिया और जापान के बीच में 2019 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को हम क्या करेंगे, हम ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करेंगे। लेकिन क्या हुआ, पिछले कुछ समय पहले ही श्रीलंका गवर्नमेंट ने इसे अपने हाथ पीछे खींच लिए और अब बोल रहे हैं कि आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप कर लो। लेकिन जो इंडिया और जापान की गवर्नमेंट है उसने अभी तक कोई भी इसके लिए स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो इसको साइन करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है, अगर उसके ऊपर हम पैसा लगाते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट पैसा लगाती है, तो तुरंत इससे फायदा होने वाला है। लेकिन वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में हम काफी लंबे समय तक पैसा लगाएंगे, तब जाकर के उससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित ये इशू है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।